जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित माँ केसर देवी सीरीज 11 आज हम करने वाले हैं। माँ केसर देवी सीरीज में हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी खरीदी होती है उन पर आधारित क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। सेंटर गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जेम पर परचेज के लिए प्रेफरेंस देंगे, यानी कि जेम पर ऑनलाइन परचेज वो करेंगे। साथियों, जेम पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लाया जा रहा है माँ केसर देवी सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर आधारित माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 201 विद इन हाउ मेनी डेज शुड द बायर नोटिफाई द सेलर ऑफ एनी डिफेक्टिव पोर्शन ऑफ द गुड्स। खरीदार द्वारा सामान के किसी भी दोषपूर्ण हिस्से के बारे में विक्रेता को कितने दिनों के भीतर सूचित करना चाहिए। उसने जेम पर ऑर्डर प्लेस किया था और माल की सप्लाई हो गई थी। अब माल में या सामान में कोई दोषपूर्ण हिस्सा आ गया है, कोई चीज डिफेक्टिव आ गई है, तो आपको कितने दिनों के अंदर सेलर को इन्फॉर्म करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज। कितने दिनों के अंदर आपको सूचित करना होगा, विक्रेता को सूचित करना होगा कि जो आइटम आपने सप्लाई किया था उसमें कोई चीज डिफेक्टेड आ गई है, दोषपूर्ण आ गई है, तो उसको सूचित करना होगा और उसके बाद में चेंज के लिए आपको बोलना होगा। ये कितने दिनों के अंदर आपको सूचित करना होगा, नोटिफाई करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 डेज। 7 दिनों के अंदर आपको सूचित करना होगा कि जो भी आइटम आपने सप्लाई किया था उसमें से कितने आइटम है वो डिफेक्टेड हो गए या दोषपूर्ण आए हैं। तो आपको क्या करना होगा, खरीदार को क्या करना होगा, जो विक्रेता है उसको सूचित करना होगा, उसको इंटीमेशन देना होगा 7 दिनों के अंदर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 डेज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 202। What will not be the purpose of online bill form oblique invoice generated on जेम। जेम पर जनरेट किए गए ऑनलाइन बिल फॉर्म या चालान का उद्देश्य क्या नहीं होगा। टू रिप्लेस द जीएसटी इनवॉइस, टू सबमिट स्टेटरी रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड, टू सेंड इनवॉइसेस डायरेक्टली टू द बायर। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू ट्रैक डिलीवरीज मेड टू द कंसाइनी। जेम पर जनरेट किए गए ऑनलाइन बिल फॉर्म या चालान का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू रिप्लेस द जीएसटी इनवॉइस। जो जीएसटी इनवॉइस जनरेट हुआ था उसको ऑनलाइन बिल फॉर्म या चालान जनरेट करने का उद्देश्य नहीं हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू रिप्लेस द जीएसटी इनवॉइस। ये उद्देश्य नहीं होगा। जीएसटी जनरेट करने पर आप ऑनलाइन बिल फॉर्म दे रहे हैं या चालान जनरेट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप ऑनलाइन बिल फॉर्म जनरेट कर दिया है या चालान जनरेट कर दिया है तो वो जीएसटी की जगह ले लेगा, जीएसटी इनवॉइस की जगह ले लेगा। ये गलत हो जाएगा, ये उसका उद्देश्य नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 203। अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल्स हाउ शुड द प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस बी सेंट। जीएसटी नियमों के अनुसार उचित जीएसटी चालान कैसे भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे थ्रू द जीएसटी पोर्टल, अलोंग विद द गुड्स सर्विसेज टू द कंसाइनी, वाया ईमेल टू द बायर, बाय सबमिटिंग स्टेटरी रिटर्न्स। तो जीएसटी नियमों के अनुसार उचित जीएसटी चालान कैसे भेजा जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अलोंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंसाइनी। विक्रेता है जब सामान सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई कर रहा है उसी टाइम पर क्या करेगा, जीएसटी चालान है वो भेज देगा। किसको भेजेगा, बायर को भेजेगा या कंसाइनी को भेजेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अलोंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंसाइनी। वहां पर उचित जीएसटी है वो भेजा जाएगा किसके द्वारा, सप्लायर के द्वारा, यानी कि सेलर के द्वारा भेजा जाएगा। अगला सवाल देख लेते 204। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सबमिटिंग स्टेटरी रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड। कर अवधि के लिए वैधानिक रिटर्न जमा करने का उद्देश्य क्या है। टू जनरेट द जीएसटी इनवॉइस, टू ट्रैक डिलीवरीज मेड टू द कंसाइनी, टू रिप्लेस द ऑनलाइन बिल फॉर्म ऑब्लिक इनवॉइस, टू कंप्लाई विद द जीएसटी रेगुलेशंस। कर अवधि के लिए वैधानिक रिटर्न जमा करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू कंप्लाई विद द जीएसटी रेगुलेशंस। यानी कि जीएसटी रेगुलेशंस को आपको कंप्लाई करना होगा, इनकी पूर्ति करनी होगी। जीएसटी नियमावली है उनकी पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना होगा, वैधानिक रिटर्न जमा करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू कंप्लाई विद जीएसटी रेगुलेशंस।
नया सवाल देख लेते 205। हु हैज द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द कंफर्मिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गुड्स? सामान की अनुरूपता और प्रदर्शन के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है? द सेलर, द बायर, एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर, और डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ द सेलर एंड द बायर। सामान की अनुरूपता और प्रदर्शन यानी कि कोई आइटम है वो कंफर्म हुआ है, जैसा मंगाया था, जिस स्पेसिफिकेशन का मंगाया था वो सही आ गया है, और साथ में उसकी परफॉर्मेंस है वो भी देख ली जाएगी कि जो आइटम आपने ऑर्डर किया था वो सारा सामान आ चुका है, परफॉर्मेंस है, कंप्लीट कर दिया गया है। इसके संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा द बायर। बायर ने जो भी आइटम मंगाया था, जिस स्पेसिफिकेशन का मंगाया था, उसके अनुसार आइटम है वो सप्लाई हो चुके हैं, साथ में ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। तो कंफर्मिटी है और परफॉर्मेंस है आइटम की, उसका अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा कि आइटम सही आए हैं, गलत आए हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसका अंतिम निर्णय निश्चित रूप से खरीदार के द्वारा लिया जाएगा कि वास्तव में ऑर्डर है वो सही आ चुका है, आइटम है वो राइट टाइप के आए हैं, सही स्पेसिफिकेशन के आए हैं। तो अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा किसके द्वारा? बायर के द्वारा लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 206। हु इज लाइबल फॉर ऑल क्लेम्स ऑफ टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लॉस, डैमेजेस, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द डिनायल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिकवरी फ्रॉम द बायर? इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनकार या क्रेता से वसूली से उत्पन्न होने वाले कर, जुर्माना, ब्याज, हानि, क्षति, लागत, व्यय, देयता के सभी दावों के लिए कौन उत्तरदायी है? सेलर, बायर, टैक्स अथॉरिटीज, जीएसटी काउंसिल। क्या उत्तर होना चाहिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनकार या क्रेता से वसूली से उत्पन्न होने वाले कर, जुर्माना, ब्याज, हानि, क्षति, लागत, व्यय, देयता के सभी दावों के लिए कौन उत्तरदायी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सेलर हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनकार या क्रेता से वसूली से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के जुर्माना, ब्याज, वसूली, हानि, क्षति, लागत, व्यय और देयता के सभी दावों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सेलर। विक्रेता ये सभी जिम्मेदारियां निभाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आपने अगर बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि बवंडर प्लान में कोई भी पार्ट आपका क्वेश्चन का छूटने वाला नहीं है। इसके साथ में आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा सारा सिलेबस। देखते हैं नया सवाल 207। How can the buyer recover the amount from the seller in case of denial of input tax credit or recovery from the seller? इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार या विक्रेता से वसूली के मामले में खरीदार विक्रेता से राशि कैसे वसूल कर सकता है? बाय डिडक्टिंग फ्रॉम एनी पेमेंट्स ड्यू टू द सेलर, बाय रिकवरिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, एनी अदर लीगल रिकोर्स फ्रॉम द सेड सेलर, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन में बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार या विक्रेता से वसूली के मामले में खरीदार विक्रेता से राशि कैसे वसूल कर सकता है। यहाँ पर जो चीजें दी जा रही हैं तो खरीदार क्या करेगा? विक्रेता से ये चीजों को वसूल करेगा। कौन कौन से तरीके से? बाय डिडक्टिंग फ्रॉम एनी पेमेंट्स ड्यू टू द सेलर, सेलर को कोई पेमेंट बाकी है तो इनमें से जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है या जो वसूली है उसको काट लिया जाएगा। या बाय रिकवरिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो विक्रेता द्वारा सेलर के पास में जमा रहती है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, उसमें से काट लिया जाएगा कोई भी टैक्स लायबिलिटी है। इसके साथ में एनी अदर लीगल रिकोर्स फ्रॉम द सेड सेलर, विक्रेता को जो भी वैधानिक देयता है उनमें से कटौती करके वो क्या करेगा? राशि को वसूल कर लेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 208। हाउ शुड द पेमेंट बी गिवन बाय द सेलर टू द बायर? विक्रेता द्वारा क्रेता को भुगतान किस प्रकार दिया जाना चाहिए? थ्रो डेबिट नोट्स, थ्रो इनवॉइसेज, थ्रो सप्लीमेंट्री इनवॉइसेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर क्या बातें बताई गई हैं? डेबिट नोट्स के या इनवॉइसेज के द्वारा या सप्लीमेंट्री इनवॉइसेज के द्वारा जो विक्रेता होता है वो खरीदार को भुगतान करेगा। निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता है
क्योंकि खरीदार है उसको पेमेंट करना होता है, तो इन तरीके से वो क्या नहीं करेगा, पेमेंट नहीं कर सकता, विक्रेता नहीं करेगा, खरीदार है वो पेमेंट करेगा, तो ये सभी तरीके हैं वो गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 209। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंटीग्रिटी पैक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड ऑन जैम पोर्टल? जैम पोर्टल पर प्रदान किए गए इंटीग्रिटी पैक्ट दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टू एनकरेज करप्ट प्रैक्टिसेस, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, टू इन्फ्लुएंस ट्रांजेक्शंस, टू प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन जेम। जेम पोर्टल पर प्रदान किए गए इंटीग्रिटी पैक्ट दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। इंटीग्रिटी पैक्ट दिशा निर्देशों का उद्देश्य है वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 210। व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ ऑल जेम यूजर्स रिगार्डिंग करप्ट प्रैक्टिसेस? भ्रष्ट आचरण के संबंध में सभी जेम उपयोगकर्ताओं की प्रतिबद्धता क्या है? टू इंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, टू इन्फ्लुएंस ट्रांजैक्शंस फॉर पर्सनल गेन, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू डिसरिगार्ड द इंटीग्रिटी पैक्ट गाइडलाइंस। भ्रष्ट आचरण के संबंध में सभी जैम उपयोगकर्ताओं की प्रतिबद्धता क्या होगी? क्या प्रतिबद्धताएं उनको निभानी होंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। करप्ट कोई प्रैक्टिसेज हो रही हैं उनको रोकना और साथ में ट्रांसपेरेंसी है उसको बनाए रखना, ये क्या हो जाएगा? सभी जैम उपयोगकर्ताओं की प्रतिबद्धता हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते 211। Whose decision regarding the non-conformity of the goods is final and binding? सामान की गैर अनुरूपता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा? ऑप्शन हो जाएगा द सेलर, द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, द बायर, बोथ द सेलर एंड द बायर। सामान की गैर अनुरूपता, जो आइटम मंगाया था वो उसके अनुसार नहीं आया है या ऑर्डर सही तरीके से नहीं पहुंचा है, तो उसका अंतिम निर्णय है कौन करेगा, और बाध्यकारी होगा वो अंतिम निर्णय है वो मानना होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द बायर। खरीदार ने ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के अनुसार कोई आइटम नहीं पहुंचे हैं, ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नॉन कन्फर्मिटी बोलेंगे, और उसका निर्णय है वो अंतिम हो जाएगा और बाध्यकारी होगा, मानना पड़ेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द बायर। क्वेश्चन देख लेते 212। What measures do JAM users agree to take to prevent corruption? JAM उपयोगकर्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय करने पर सहमत है? No measures are necessary. Measures to influence transactions. Measures to maintain transparency and fairness. Measures to engage in corrupt practices. JAM उपयोगकर्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय करने पर सहमत होंगे, मतलब कि उनको ये चीजें माननी पड़ेंगी जिससे कि करप्शन रोका जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मेजर्स टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। जो भी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए जरूरी उपाय होंगे उनको अपनाना होगा, दोनों को अपनाना होगा, बायर को भी सेलर को भी अपनाना होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेजर्स टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज 11 का अगला सवाल देख लेते 213। Who is responsible for paying any tax required by the tax authorities due to the seller's suppression of facts, fraud or willful misstatement of facts? विक्रेता द्वारा तथ्यों को छिपाने या धोखाधड़ी या जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से बताने के कारण कर अधिकारियों द्वारा अपेक्षित किसी भी कर का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? द बायर, द सेलर, जेम अथॉरिटीज, द टैक्स अथॉरिटीज। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? विक्रेता द्वारा तथ्यों को छिपाने या धोखाधड़ी करने या जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर कर अधिकारियों द्वारा अपेक्षित किसी भी कर का भुगतान कौन करेगा, कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द सेलर। क्योंकि उसने धोखाधड़ी करी है या तथ्यों को छिपाया है या जानबूझ करके गलत तथ्य पेश किए हैं, तो कर अधिकारी है क्या करेंगे? टैक्स लायबिलिटी निश्चित करेंगे, और ये सभी टैक्स लायबिलिटीज हैं किसको देनी होंगी, इनका भुगतान कौन करेगा? निश्चित रूप से सेलर करेगा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी है वो सेलर पर बनती है।
तो उसी को टैक्स पे करना होगा। जो भी छिपाने, धोखाधड़ी या जानबूझकर तथ्यों को गलत पेश करने के कारण टैक्स की हानि हुई है तो सेलर को ही देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द सेलर। नया सवाल देख लेते हैं 214। व्हाट इज द स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी पीरियड फॉर द गुड्स सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध ठेके के तहत आपूर्ति किए गए सामान के लिए मानक गारंटी या वारंटी अवधि क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है परंतु लॉजिकल है। इस प्रकार के क्वेश्चन से आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन से वो पूछे जाएंगे। क्या मानक गारंटी या वारंटी अवधि होती है? कोई भी आइटम सप्लाई किया है तो कितने दिनों की गारंटी वारंटी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। अनुबंध या ठेके के तहत आपूर्ति किए गए सामान के लिए मानक गारंटी वारंटी अवधि है वो समय पीरियड कितना होगा? जब तक कि वो गारंटी पीरियड चलता रहेगा, वारंटी पीरियड होगा, तो ये समय कितना होगा आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 ईयर। 1 साल की गारंटी वारंटी होगी, 1 वर्ष की लगातार गारंटी वारंटी होगी। जब माल सप्लाई किया है तो कॉन्ट्रैक्ट के माल सप्लाई करने के बाद में 1 वर्ष तक वो गारंटी या वारंटी पीरियड चलता रहेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 215। कैन द सेलर प्रोवाइड ए लॉन्गर गारंटी वारंटी पीरियड फॉर देयर प्रोडक्ट्स? क्या विक्रेता अपने उत्पादों के लिए लंबी गारंटी वारंटी अवधि प्रदान कर सकता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि गारंटी वारंटी पीरियड है वो कितना होता है, 1 वर्ष का होगा, 1 साल का होगा। जब आइटम सप्लाई किया है उसके 1 साल तक गारंटी वारंटी पीरियड चल रहा है। परंतु क्या 1 वर्ष से आगे गारंटी वारंटी पीरियड को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, यस दे कैन प्रोवाइड ए लॉन्गर पीरियड, नो दे कैन नॉट प्रोवाइड ए लॉन्गर पीरियड, इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी स्पेसिफिकेशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द बिड आर ए डॉक्यूमेंट। क्या विक्रेता अपने उत्पादों के लिए लंबी गारंटी वारंटी अवधि प्रदान कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, यस दे कैन प्रोवाइड ए लॉन्गर पीरियड। यहाँ पर मिनिमम गारंटी वारंटी पीरियड है वो कितनी होगी? 1 साल की होगी। 1 साल की गारंटी वारंटी पीरियड दिया जाएगा। जैम के अनुसार 1 साल की गारंटी दी जाएगी, गारंटी वारंटी दी जाएगी। परंतु इस गारंटी वारंटी पीरियड को सेलर या सप्लायर है वो क्या कर सकता है? सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, लॉन्गर पीरियड दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, यस दे कैन प्रोवाइड ए लॉन्गर पीरियड ऑफ गारंटी एंड वारंटी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 216। इफ द सेलर प्रोवाइड्स ए लॉन्गर गारंटी वारंटी पीरियड विच स्टिपुलेशन प्रिवेल्स? यदि विक्रेता लंबी गारंटी वारंटी अवधि प्रदान करता है तो कौन सी शर्त प्रभावी होगी? द स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी, द कैटेगरी स्पेसिफिकेशंस, द बिड आर ए डॉक्यूमेंट, ओवर स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। यदि विक्रेता लंबी गारंटी वारंटी अवधि प्रदान करता है तो कौन सी शर्त लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी इनमें से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओवर स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल से ऊपर की शर्त लागू हो जाएगी क्योंकि 1 साल मिनिमम शर्त रखी गई है गारंटी वारंटी पीरियड की। परंतु सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है 1 साल से ज्यादा गारंटी देना चाह रहा है तो जो भी स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी होंगी वो है 1 वर्ष से ज्यादा तक लागू हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओवर स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। नया सवाल देख लेते 217। व्हाट इज गारंटीड ड्यूरिंग द गारंटी वारंटी पीरियड? गारंटी वारंटी अवधि के दौरान गारंटी में क्या शामिल होगा? कौन कौन सी चीजें गारंटी वारंटी पीरियड में शामिल होती है? 1 वर्ष तक गारंटी वारंटी दी जाती है। इसमें गारंटी क्या चीजों की होगी? क्या चीजों के लिए अश्योरेंस होगा? कौन सी चीजों के लिए बाध्यकारी होगा, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर? ऑप्शन देख लेते हैं, द गुड्स विल कंफर्म टू द रिक्विजिट डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी, द गुड्स विल गिव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, और सी ऑप्शन हो जाएगा, द गुड्स विल नॉट डेटोरिएट, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। गारंटी में कौन कौन सी चीजों की गारंटी दी जाएगी? द गुड्स विल कंफर्म द रिक्विजिट डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, स्पेसिफिकेशन होगा, उसकी पूर्ति करेगा, उसके अनुसार होगा, और क्वालिटी के अनुसार होगा, गुणवत्ता भी मेंटेन करेगा, ये गारंटी में होगा, वारंटी में होगा। साथ में द गुड्स विल गिव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि उसका परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ में द गुड्स विल नॉट डिटोरिएट, मतलब कि कोई भी हानि वो नहीं देगा, कोई नुकसान उसमें नहीं होगा, कोई हानि उसमें नहीं होगी, उसमें डिटोरिएशन है किसी तरीके का नहीं होगा।
ये गारंटी में लिखा जाएगा, इसके लिए गारंटी होगी तो स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगा, आपकी ज़रूरतों के अनुसार होगा और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, वो सही कार्य करेगा और किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। ये सभी चीज़ें किस में शामिल हो जाएँगी? गारंटी में शामिल हो जाएँगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 218। What can the buyer do if the goods not conform to the requisite description and quality during the guarantee warranty period? यदि गारंटी वारंटी अवधि के दौरान सामान अपेक्षित विवरण और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है तो क्रेता क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट ए रिफंड, कॉल अपॉन द सेलर टू रेटिफाई एंड और रिप्लेस द गुड्स, एक्सटेंड द गारंटी वारंटी पीरियड, नन ऑफ दी अबव। यदि गारंटी वारंटी अवधि के दौरान सामान अपेक्षित विवरण और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है तो क्रेता को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉल अपॉन द सेलर टू रेटिफाई एंड और रिप्लेस द गुड्स। क्रेता खरीदार है, वो सेलर को क्या करेगा कि ये सामान को सही करिए, आप इसको बदलिए, ये कर सकता है। जो भी आइटम है उसको रेटिफाई करना होगा, बदलने के लिए बोल सकता है या रिप्लेस करने के लिए भी बोल सकता है। तो रेटिफाई करना, रिप्लेस करना उस सामान की, क्योंकि जो विवरण दिया गया था उसके अनुसार आइटम है नहीं आया है, तो गारंटी वारंटी पीरियड में वो क्या करेगा? रेटिफाई करने के लिए बोल सकता है, रिप्लेस करने के लिए बोल सकता है आइटम के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉल अपॉन द सेलर टू रेटिफाई एंड और रिप्लेस द गुड्स। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज 11 का अगला सवाल देख लेते हैं 219। Who may have inspected and or approved accepted the goods? माल का निरीक्षण और या अनुमोदन या स्वीकार किसने किया होगा? द सेलर, द बायर, द क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर। और डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ द बायर एंड द क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर। माल का निरीक्षण या अनुमोदन और स्वीकार किसने किया होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द बायर एंड द क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर। क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर है वो जो आइटम भेजे जा रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार है, डिस्क्रिप्शन के अनुसार है कि नहीं है, साथ में ही उनको अप्रूव्ड भी किया होगा कि ये आइटम सप्लाई करने होंगे। और स्वीकार किसने किया होगा? निश्चित रूप से बायर ने आइटम मंगाए हैं तो बायर उनको स्वीकार करेगा या लेने लायक हैं कि नहीं है, उनको बायर और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर है वो अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार उनको क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा, जांच करेगा, अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ द बायर एंड द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। और साथियों देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज पार्ट 11 का अंतिम क्वेश्चन 220। How long does the seller guarantee the supply of spare parts from the date of expiry of the guarantee warranty period? विक्रेता गारंटी वारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से कब तक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की गारंटी देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने चर्चा किए। कौन सी तरीके की गारंटी होगी, कितने समय तक गारंटी दी जा सकती है, गारंटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, गारंटी में क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, तो ये सब चीजें चर्चा कर ली। यहाँ पर ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। गारंटी वारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से कब तक स्पेयर पार्ट्स, यानी कि आपने कोई मशीन मंगाई है, कोई प्लांट लगवाया है तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी, तो पूरी गारंटी के बजाय स्पेयर पार्ट्स है आपको कब तक देने होंगे? सप्लायर को देने होंगे, विक्रेता को देने होंगे। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कितनी अवधि तक आपको स्पेयर पार्ट्स है उनकी सप्लाई करनी होगी? गारंटी अवधि पूर्ण हो गई है, गारंटी वारंटी अवधि पूर्ण होने के बाद में भी आपको स्पेयर पार्ट्स हैं वो देते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हैं वो लगते हैं, जो भी मशीन चलती है, जो भी प्लांट चल रहा है उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। तो उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपको सप्लाई करते रहने पड़ेंगे। कितने दिनों तक देना होगा, आपूर्ति करना होगा विक्रेता को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए कि गारंटी वारंटी अवधि है, माल की सप्लाई की 1 साल तक आपको गारंटी वारंटी देनी होगी और इसके साथ में इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ में 3 साल तक, अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें, स्पेयर पार्ट आप ले रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको क्या करना होगा? गारंटी अवधि खत्म होने के बाद में भी 3 साल तक स्पेयर पार्ट्स है आपको देने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 ईयर्स। इस तरीके से फ्रेंड्स मां केसर देवी सीरीज 11 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 220 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। साथियों आपको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितनी भी खरीदी होगी वो ई मार्केट प्लेस से यानी कि जेम से खरीदना होगा
और जेम से खरीदने के लिए प्राथमिकता देने के लिए किस प्रकार की प्राथमिकताएं होंगी, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस होंगे, इन सभी कंडीशंस के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। मां केसर देवी सीरीज में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित सारे क्वेश्चंस है वो लाए जा रहे हैं। आप पहले वाले क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी आने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एसओ और दूसरे इसी प्रकार के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी, डीएसएसबी और इसी तरीके के दूसरे डिपार्टमेंट्स में। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।